हेलो स्टूडेंट। मैं बोलकर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गैप्टी क्लासेस हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इटली के एकीकरण के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 4 में बात की थी जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण किस तरीके से हुआ था, उसमें किसने कैसी कैसी भूमिका निभाई, तो उसके बारे में हमने जानकारी की थी। आज हम इटली के बारे में जानकारी करेंगे, इटली के बारे में पढ़ेंगे कि इटली में एकीकरण किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले क्या है, इटली के 1815 की घटना, जब 1815 जो घटना घटी थी तो वहाँ के जो क्रांतिकारी थे, जो राष्ट्रवादी थे, वो क्या कहते, वो सजा के जैसे उन्हें इस तरीके का माहौल था उस टाइम कि उन्हें लग रहा था कि कहीं हमें सजा ना मिल जाए, तो इसलिए वो क्या हुआ, जमीन दोज हो गए। मतलब वो वह जगह छोड़ के कहीं और जाके बस गए। तो इसी में एक नाम आता है जीसेपे मैत्सनी का। जीसेपे मैत्सनी का एक नाम आता है, जो इटालवी का एक क्रांतिकारी था, जो इटालियन है, इटाली देश, उसका एक क्रांतिकारी था। तो वो भी जमींदोज हो गया था। उसका जन्म 1807 में हुआ था। जीसेपे मैत्सनी था, उसका जन्म 1807 में हुआ था। वह कार्बोनारी के सीक्रेट सोसाइटी का एक सदस्य बन गया था। बाद में क्या हुआ था, वह कार्बोनारी की सीक्रेट सोसाइटी थी, उसका एक सदस्य बन गया था। 1831 में जब वह लगभग 24 साल का था, तभी लिगोरिया में क्रांति फैलाने की कोशिश में उसे देश से निकाल दे दिया गया था। मतलब जब 1831 के सन में जब 24 साल का हुआ था, तो उसे क्या कर दिया गया, क्रांति मतलब देश में क्रांति लाना चाह रहा था, तो क्रांति उसके लिए क्या कर दिया, उसे देश से निकाल दिया गया। और बाद में जब उसे देश से निकाल दिया तो उसने क्या किया था, बाद में उसने 2 अन्य सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया था। जो बाद में क्या किया था, उसने 2 सीक्रेट सोसाइटी थी उनका गठन किया, मतलब उन्हें बनाया था, जिसमें पहली थी मार्सरे में यंग इटली और दूसरी थी वर्ने में यंग यूरोप। तो इस तरीके से हमारे इटली का एकीकरण हुआ था, और जिसमें किसने भूमिका निभाई थी, जीसेपे मैत्सनी ने। मैत्सनी का मानना था कि भगवान ने राष्ट्र को मानवता की नैसर्गिक इकाई बनाया। नैसर्गिक मतलब एक जाति है। जो नैसर्गिक था, एक क्रांतिकारी था, उसका क्या मानना था, उसने इसका ये मानना था कि जो मानव जाति को क्या किया, एक जाति बनाए भगवान ने। इसलिए इटली ने छोटे छोटे राज्यों के बेमेल संगठन से बदलकर एक लोकतंत्र बनाने की जरूरत थी। तो उसका क्या मानना था कि भगवान ने मानव को एक जाति नैसर्गिक बनाया है। तो इसलिए क्या था, जो इटली देश था, इटली को बेमेल संगठन से बदलकर एक लोकतंत्र बनाने की आवश्यकता थी। किसका मानना था, ये था जोसेफ मैत्सनी का मानना। तो मैत्सनी का अनुसरण करते हुए लोगों ने जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में ऐसी कई सीक्रेट सोसाइटी बनाई। मतलब जो मैत्सनी के अनुसरण करते हुए, जो मैत्सनी था, मैत्सनी की बातों का मनन करते हुए लोगों ने क्या किया, जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में लोकतांत्रिक सोसाइटी बनाने की कोशिश की, या फिर लोकतांत्रिक सोसाइटी बनाई जिसमें लोकतंत्र को अपनाया गया। रूढ़िवादियों को मैत्सनी से डर लगता। जो रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी क्या थे, रूढ़िवादी जो पुरानी परंपरा को मानने वाले थे, या फिर उस कह लीजिए जो नेपोलियन ने जो परंपरा बना रखी थी पहले से ही, उसको मानने वाले थे। तो रूढ़िवादी इस बात से डर लगता था, क्योंकि इसी बीच रूढ़िवादी ताकतें अपनी शक्ति को और मजबूत करने में जुटी हुई थी। जब रूढ़िवादियों को डर लग रहा था कि हमारी परंपराएं पहले की अपेक्षा कमजोर हो रही है, तो उन्होंने अपनी परंपराओं को, या जो अपनी जो भी काम थे, जो पुरानी परंपराएं थी, उनको मजबूत करने की और ज़्यादा कोशिश की थी। उदारवादी और राष्ट्रवादी लोग क्रांति की भावना को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश कर रहे थे। रूढ़िवादी अपनी ताकतों को मजबूत कर रहे थे, और वही उदारवादी या जो राष्ट्रवादी लोग थे, वो क्या कर रहे थे, जो अपनी नई परंपरा को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और अधिक से अधिक जो क्रांति की भावना लोगों के मन में लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले जो गुलाम बने हुए थे, गुलामी से क्या कराना चाहिए, आज़ाद कराना चाह रहे थे। इन लोगों में ज़्यादातर मध्यम वर्ग के अभिजात लोग थे, जैसे प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क और व्यवसाय। जो राष्ट्रवादी और जो रूढ़िवादी लोग थे, इनमें कौन शामिल थे, अभिजात वर्ग के लोग शामिल थे, जैसे प्रोफेसर हो गए, स्कूल टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए, व्यवसायी लोग हो गए। तो इस तरीके के लोग क्या इसमें शामिल होते थे। तो इस तरीके मतलब बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी।
चलिए, तो इसमें इन लोगों को शामिल किया जाता है। जो 1830 की जो 1830 में जो जुलाई में उथल पुथल हुआ था, ठीक है, जब फ्रांस में पहला उथल पुथल कब हुआ था? 1830 की जुलाई में। तो संवैधानिक राजतंत्र में लुई फिलिप्स को मुखिया बनाया गया। जब 1830 में जो जुलाई में जो भी उथल पुथल हुई थी, जो भी हड़कंप वगैरह मची हुई थी, उसमें संवैधानिक राजतंत्र था। संवैधानिक राजतंत्र में जो लुई फिलिप था, लुई फिलिप को इसका मुखिया बनाया गया। और जो 1830 की जुलाई की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति से क्या हुआ था कि जो ब्रसेल्स है, ब्रसेल्स में भी आक्रोश बढ़ने लगा। मतलब ब्रसेल्स की जनता थी, जो ब्रसेल्स के लोग थे, वो भी अपने आप को स्वतंत्र कराना चाह रहे थे, अपने आप को में बदलाव लाना चाह रहे थे। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो ब्रसेल था, इसके बाद हम बात करेंगे इसमें ग्रीस की आज़ादी। ग्रीस की आज़ादी मतलब जो ग्रीस था, ग्रीस भी अपने आप को आज़ाद कराना चाह रहा था। ग्रीस की मतलब ग्रीस ने किस तरीके से अपने आप को आज़ाद कराया था। जो तो इटली जब आज़ाद हुई, इटली में एकीकरण हुआ, तो इटली के एकीकरण से लोगों में धीरे धीरे क्या हुआ, जो यूरोप की अलग कंट्री थी, यूरोप की अलग कंट्री में धीरे धीरे एक एक करके अपने आप को धीरे धीरे आज़ाद कराना चाह रहे थे। ग्रीस की आज़ादी, ग्रीस की आज़ादी की हम बात करें तो क्या ग्रीस में आज़ादी का संघर्ष कब शुरू हुआ था? 1821 में ही ये ग्रीस की आज़ादी का संघर्ष शुरू हो चुका था। ग्रीस के राष्ट्रवादियों को ग्रीस के ऐसे लोगों से भारी समर्थन मिला जिन्हें देश निकाल दे दिया गया। मतलब जो ग्रीस की आज़ादी हुई थी, ग्रीस की आज़ादी में उन लोगों को संघर्ष मिला था जिन्हें देश निकाल दे दिया गया था। मतलब जिन्हें देश से निकाल दिया गया था, या फिर जिसे देश से निकालने की बोल दिया गया था कि या अपने आप को देश से छोड़ के चले गए थे। तो इसके अलावा उन्हें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश लोगों से भी समर्थन मिला जो प्राचीन ग्रीक संस्कृति का सम्मान करते थे। मतलब देश निकाल के अलावा उन्हें ऐसे लोगों का संघर्ष मिला जो क्या थे, जो प्राचीन ग्रीक संस्कृति का समर्थन करते थे। मतलब जो प्राचीन ग्रीक थी, जो संस्कृति थी, उसका समर्थन करने वाले लोग थे, उनका भी उन्हें समर्थन मिला। मुस्लिम साम्राज्य के विरोध करने वाले इस संघर्ष का समर्थन बढ़ाने के लिए कवियों और कलाकारों ने भी जन भावना के इसके पक्ष में लाने के भरपूर कोशिश की। मतलब जो मुस्लिम साम्राज्य के विरोध में जो इस संघर्ष का समर्थन बढ़ाने के लिए जो कवि थे, या फिर जो जिन्हें बोलते हैं हम कलाकार या कवि, जो अपनी अपनी कलाओं के जरिए या फिर अपनी कविताओं के जरिए क्या लोगों में संघर्ष लाना चाह रहे थे। मतलब लोगों के ऐसी भावना पैदा करना चाह रहे थे जिससे लोग अपने राष्ट्र के प्रति कुछ अच्छा करें। तो उन्हें बहुत ज़्यादा कोशिश की थी देश को आज़ादी दिलाने में, या फिर देश को स्वतंत्र कराने में बहुत ज़्यादा कवियों और कलाकारों ने समर्थन मिला था। यहाँ पर यह बताना जरूरी, जो ग्रीस था, ग्रीस क्या था? ग्रीस पहले क्या हुआ करता? ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य का एक भाग हुआ करता था, उसका एक हिस्सा हुआ करता था, तो ग्रीस पहले। और उसे 1832 में क्या कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी के अनुसार जो ग्रीस को एक स्वतंत्र देश की मान्यता मिल गई। मतलब 1832 में क्या जो ग्रीस था पूरी तरीके से आज़ाद हो गया, या आज़ाद होने की मान्यता उसे मिल गई थी। ग्रीस की आज़ादी की लड़ाई ने पूरे यूरोप के पढ़े लिखे वर्ग में राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत बना दिया। मतलब यूरोप की जो कंट्री थी ग्रीस को भी जब आज़ादी मिल गई, तो ग्रीस की आज़ादी से क्या हुआ, यूरोप की जो अलग कंट्री थी उन्हें भी राष्ट्रवाद की भावना या स्वतंत्र करने की घोषणा और भावना को उनकी मजबूत बना दिया था, जिससे क्या हो गया, लोग अब जितने भी दूसरे गुलाम राजा महाराजा गुलामी कर रहे थे, वो अपने आप को स्वतंत्र करना चाह रहे थे। मतलब करने के लिए उनके प्रति बहुत ज़्यादा भावना हो गई, और वो अपने जो विचार थे बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। वो ये सोच रहे थे, उन्होंने भी यही सोचा कि हम भी ग्रीस या इटली की तरह अपने आप को आज़ाद कराएंगे। धन्यवाद। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो हम आगे की बात करेंगे। अब तक उसमें राष्ट्रवाद की भावना और रोमांचक कल्पना है, उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब के लिए धन्यवाद। बाय बाय, गुड बाय।